क्वेश्चन है लोगों को कि पीसीओडी हो गया है या पीसीओएस हो गया है, ये क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे डील करें? आजकल तो यंग बच्चियों में भी ये देखने को मिला है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, मेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है लॉन्ग टर्म इफेक्ट फर्टिलिटी पे भी करेगा। पेरीमेनोपॉज फेज जो है, इसका मतलब हम जनरली कहें, क्या ये जनरलाइज किया जा सकता है कि 40 के बाद शुरू हो जाता है या किसी के लाइफ में 45? क्योंकि आजकल मेरे पास तो बहुत सारे 38, 35 वाले भी पेरीमेनोपॉज में एंटर हो रहे हैं। अब जैसे कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे ना कभी, तो देखोगे सिस्ट कभी ना कभी लिख के आएगी कि सिस्ट है 2 सेंटीमीटर से 3 से। ना हर सिस्ट ही गड़बड़ है या कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। फाइब्रॉइड, अक्सर आजकल लेडीज़ को ये कंप्लेंट हो रही है कि बन रहे हैं फाइब्रॉइड्स। कितना साइज़ तक हम उसे नॉर्मल समझें या कोई भी नॉर्मल नहीं है, या कितने साइज़ को फाइब्रॉइड को हम समझें कि भाई ये तो सर्जरी से करवाना ही पड़ेगा? और एक और बहुत बड़ा जो लोगों को वहम है कि फाइब्रॉइड मतलब कैंसर, कि वाइट डिस्चार्ज है, हमें ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाटरी डिस्चार्ज है। ये क्या सिम्टम्स हैं, क्या चीज़ है ये? एंड बहुत इचिंग हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, आई एम नॉट एबल टू सिट, मुझे बार बार वॉशरूम जाके आई हैव टू लाइक स्प्लैश वाटर और समथिंग। देन आपको लगता है नहीं, शी नीड्स एन इंटरनल चेकअप। वर्क प्लेस, दे आर द बेस्ट परफेक्ट, दे आर द बेस्ट मदर्स, दे ट्राई टू बी द बेस्ट मदर्स, they are trying to be the best wives, they want to be perfect everywhere, they are perfectionists basically. But इस perfection में कभी कभी क्या होता है ना, they ignore their problems. पीरियड्स टाइम पे आए तो पेन, लेट हो जाए तो टेंशन। प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक हर फेज में विमेन के मन में केवल एक ही सवाल आता है, क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल तो है? आज के पॉडकास्ट में हम एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं, वो भी साइंस के साथ, बिना किसी जजमेंट के। हम लेडीज के फेज में एक्चुअली मेरा मानना है 2 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्यूबर्टी और मेनोपॉज। और इसी इन बिटवीन हमारी हेल्प करते हैं हमारे डॉक्टर्स। मेरे साथ हैं डॉक्टर सीमा मिश्रा, जो कि हैं एमडी गायनेकोलॉजिस्ट और लुधियाना में पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। सो आज उन्होंने समय दिया है हमें, सो जिसके लिए मैं सबसे पहले उनका वेलकम करती हूँ। और हम आज बात करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स पर जो आप मुझे अक्सर लिखते हैं। प्यूबर्टी हो, मेनोपॉज हो, पेरीमेनोपॉज क्या है, सिस्ट क्या है, फाइब्रॉइड क्या है, ये सब बातें आज आपको क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए पहले वेलकम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। थैंक यू नादा जी फॉर योर वार्म वेलकम। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है, जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि नॉर्मल मेंसेस साइकिल है क्या? 5 दिन है, 7 दिन है, या लोग कहते हैं हमारा 25 डेज का साइकिल है, 25 दिन बाद आने चाहिए या 30 दिन बाद? इसके बारे में आप प्लीज बताइए। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है दैट एवरेज इज 28 डेज, ओके, बट इट मे लास्ट फ्रॉम 21 डेज अप टू 35 डेज। अगर किसी को मेंसेस 21 डेज आ रहे हैं, दैट इज अ शॉर्ट साइकिल, बट इट इज अ नॉर्मल साइकिल। ओके, अगर किसी को 35 डेज या 40 डेज भी आ रहे हैं बट रेगुलरली इसी टाइम पे आते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल साइकिल। तो अगर दिस नॉट अ कंप्लेन, 21 साइकिल इज अ शॉर्ट साइकिल, नॉर्मल साइकिल। 30-35 डेज आने वाली साइकिल भी नॉर्मल साइकिल ही होती है। करेक्ट। एंड नॉर्मली द फ्लो इज फॉर अराउंड 3 to 7 डेज। अगर किसी को मेंसेस 3 दिन आ रहे हैं, 4 दिन आ रहे हैं, 5 दिन आ रहे हैं, अप टू 7 डेज इज नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके। एंड द फ्लो शुड बी सच कि पेशेंट जब मैं पैड्स चेंज करते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि 4 to 6 आवर्स पे आप पैड चेंज कर लो जी। तो दैट इज़ नॉर्मल, वो उनका पता चल जाता है कि फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट अगर कोई पेशेंट अगर आपसे आके कहता है कि हर 2-2 घंटे पे मुझे चेंज करना पड़ रहा है, तो देर इज सम पैथोलॉजी इनसाइड, जिसपे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है फिर इन दैट केस। नॉर्मल ब्लड लॉस इज नॉट मोर देन 80 ml, मतलब 80 ml पेशेंट के लिए समझना तो बहुत मुश्किल होता है, पर तरीका यही है कि 4 से 6 घंटे पे बदलो, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। राइट, तो बहुत इजी कर दिया आपने ये बात समझा के कि अगर आप हर 2-3 घंटे के बाद बदल रहे हैं तो देन यू शुड कंसिडर कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए 2 आवर्स पे। राइट। तो अगले जो मेरे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैंने फ्लो इस तरह से बनाया है कि हम प्यूबर्टी से स्टार्ट करें थोड़ा सा। और ये बहुत छोटी छोटी बच्चियों का हम आजकल सुनते हैं, 8 साल 9 साल के बच्चों को जो है वो प्यूबर्टी अटेन हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या लगता है? आपको क्या कारण हो सकता है? एनवायरनमेंट है या डाइट है या कुछ और?
प्यूबर्टी जो है ना, ये है तो नॉर्मल चेंजेस बॉडी में जो आते हैं बच्चों के, ये दिस इज नॉर्मल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, बॉयज में भी होते हैं, बट वी आर डीलिंग विद द गर्ल्स हियर। सो इट्स कई स्टेजेस में होती है प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं। आजकल थोड़ा अर्ली इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स, डाइट में बहुत बच्चों के चेंजेस आ रहे हैं जी। तो इसे अगर प्रॉपर वॉच किया जाए, अगर मदर अपने बच्चे को अच्छी तरह वॉच करती रहती है, शी कैन सी द साइंस ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन इन द, कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सडनली मेंसेस जो होते हैं वो अचानक में एक दिन में नहीं आते, उसके पहले कुछ चेंजेस बॉडी में आते रहते हैं। अगर मदर विजिलेंट है, वॉच करती रहती है अपने बच्चे को, एंड शी कैन अंडरस्टैंड, एंड धीरे धीरे बच्चे की काउंसलिंग कर सकती है कि यस सी दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो डायरेक्टली उस बच्चे को आप नहीं समझाओगे, बट उसको धीरे धीरे विथ योर लैंग्वेज, विथ योर साइंस, उनके सिम्टम्स को देख के कि बच्चे की क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, उनको काउंसलिंग कर सकते हो कि दिस टाइम मे बी शी विल हैव अ मेंसेस आफ्टर सच अ लॉन्ग, आफ्टर सच एंड सच ईयर्स। जैसे पहले बेस्ट डेवलपमेंट होती है, थोड़े थोड़े न्यूज फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं एक्जिला में, ये सारे फर्स्ट साइंस आते हैं। उसके बाद मेंसेस आते हैं। तो विच एवर मदर इज विजिलेंट एंड शी इज वॉचिंग हर चाइल्ड केयरफुली कि क्या क्या चेंजेस आ गए, वो अपने बच्चे की काउंसलिंग शुरू कर देती है। एंड देन नॉर्मली, वैसे तो नॉर्मल एज मेंसेस आने के अराउंड 12 होती है, 12.5, बट आजकल वी आर सीइंग अराउंड 8 years 9 years में भी बच्चे आ रहे हैं। बच्चे बहुत पैनिक करते हैं उस टाइम पे, बिल्कुल, और मदर्स तो और ज्यादा पैनिक करती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैंने ये था कि पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि भाई आपने पहले तो अपने आप को समझाना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पैनिक करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। पहले मदर्स को ये समझना पड़ेगा कि नथिंग नॉर्मल हैज, देयर इज नथिंग अबनॉर्मल इन दिस, बल्कि दिस चेंजेस, ये मेंसेस आना, ये तो इट्स अ गुड इनसाइट कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका सही चल रहा है। दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। वो आपको किस तरह से आप लेते हो और अपने बच्चे को कैसे समझाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत बार उसे इस तरह से लिया जाता है कि एक तरह का पनिशमेंट है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ, हमारी बारी में तो हम 14-15 साल पे हुए थे। सो देयर इज नो कंपैरिजन, जैसे कि आपने बताया कि आपको पहले खुद नहीं पैनिक होना। एग्जैक्टली। प्यूबर्टी में जैसे हमने कहा कि बॉडी चेंजेस होते हैं, तो इसका मतलब बॉडी चेंजेस नॉर्मल है, स्पेशली गर्ल्स में मूड स्विंग्स देखने को मिलता है। सो उनमें हम क्या गाइड करेंगे कि वो कैसे डील करें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी? सिंपल, इट्स बेसिकली जो, बिकॉज ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज बॉडी में हार्मोन्स बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे मेंसेस जब आते हैं तो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो पहले राइज करते हैं, फिर एक पीक पे जाते हैं, फिर पीक से फिर जब डाउन आते हैं तो जब यूट्राइन लाइनिंग जो है वो शेड होती है एंड मेंसेस आते हैं। तो इस जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में चल रहा होता है, अप डाउन, उसी से रिलेटेड ये सारे चेंजेस, जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दे बिहेव, इरिटेबल बिहेवियर हो जाता है। एक तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस मेंसेस इज नॉर्मल ना, बिकॉज उनको लगता है ये समथिंग अजूबा, कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। बट इट इज़ द काउंसलिंग बाय द मदर, बाय द टीचर्स इन द स्कूल, एंड प्रॉपरली गाइड, उनको उनके साथ एक सिंपथी एटीट्यूड रख के साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी की जाए कि it is something absolutely very normal going on inside your body and your reproductive system is working very well, it is going on। फिर वो बच्चे अपने आप धीरे धीरे इनकी ये सारी चीज़ों से रिवर्ट बैक कर जाते हैं, they start accepting it कि ठीक है, करेक्ट, this is normal। so that's important। अच्छा, वेट में भी कुछ चेंजेस आते हैं और स्किन में भी मैंने देखा बच्चों में। यस, वेट चेंजेस आते हैं, एक्ने डेवलप हो सकती है बिकॉज हार्मोन्स आ रहे हैं, तो स्किन ऑयली हो जाती है। और ऐसा नहीं कि हाइट रुक जाती है, हाइट कंटिन्यूज टू ग्रो। मैं पूछने वाली थी, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि 8 साल के बच्चे के मेंसेस आ गए, हाइट एग्जैक्टली नहीं, हाइट डजंट स्टॉप, हाइट कंटिन्यूज टू ग्रो 16-17 ईयर्स तक। कई बच्चे तो इवन 20 ईयर्स तक दे गेन देयर हाइट, हाइट डजंट स्टॉप। तो ये डरने वाला कोई ऐसी वाली कोई बात नहीं, ग्रोथ स्पॉट चलती रहती है। राइट, सो ठीक है। अच्छा, और पीरियड्स के पहले जो साइंस जो होते हैं, पीरियड्स आने से पहले के साइन, क्योंकि अब लोग 4 फेजेस नहीं समझते, लूटियल फेज हैं और फेजेस हैं, बट हम नॉर्मल भाषा में अगर उन्हें समझाएं कि आपके पीरियड्स के आने के पहले के जो सिम्टम्स हैं या कोई साइंस हैं, वो क्या हैं और कैसे पता चलता है? ये साइंस एंड सिम्टम्स जो पीरियड्स आने के पहले, जैसे मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ हो जाना जी, और कभी कभी ब्लोटिंग होती है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। ये समटाइम्स किसी पेशेंट्स में ये स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 5 to 7 days बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, we call this as pre-menstrual symptoms, PMS week, and this is because वही अगेन सेम थिंग, बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस चल रहे हैं, हार्मोन्स
फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अभी तक पीक पे थे, अब वो सडनली डाउन जाने वाले हैं, ब्लड लेवल जा रहा है, वो रिफ्लेक्ट होता है उनके मूड्स पे, मूड स्विंग्स से, इरिटेबिलिटी, ये सारी रिफ्लेक्ट होती है। अगेन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों में, कुछ फीमेल्स में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, दे एक्सेप्ट इट कि ठीक है ऐसा होगा, बट समटाइम्स सम पेशेंट्स के साथ होता है इट इज़ सो मच, इतना हावी हो जाते हैं ये सारे सिम्टम्स, इनको वाकई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगेन हियर कम्स द रोल ऑफ काउंसलिंग। आप समझा दो कि दिस इज नॉर्मल, व्हेन माय पेशेंट्स कम, यंग बच्चे आते हैं जो, उनको हम समझा दो बेटा ये दिस हैपेंस, दिस इज नॉर्मल, एंड दे ग्रेजुअली एक्सेप्ट इट। फिर उसके बाद फिर थोड़ा बिहेवियरल चेंज उनको सिखाते हो, आप काउंसलिंग करते हो, एंड दे स्टार्ट लाइक बीइंग नॉर्मल, एडजस्टिंग। बहुत बार लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट भी हैवी हो जाती है, ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, यस, हेडेक भी रहता है, मेस्टाल्जिया जिसे साइक्लिकल मेस्टाल्जिया हम कहते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जैसे ब्लॉटिंग हो रही है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसी तरह से मेस्टाल्जिया होता है। बोथ द ब्रेस्ट में देयर विल पेशेंट्स आके कहेंगे ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है एंड बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, बट उसमें हमें एज यूजुअल कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वी हैव टू से कि ब्रेस्ट को सपोर्ट करो, support your breast, that is the best treatment, and if it is very painful sometimes you can go for analgesics, you can go for analgesics. तो पीरियड्स के दौरान पेन होना, क्या क्रैम्प्स होना बहुत सिवियर होता है। मतलब मैं अपना अगर बचपन याद करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता था, सो फिर वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट वो करते रहना, सो गर्म चीज़ें लेना, तो ये नॉर्मल होता है पीरियड्स में पेन इट्स सिवियर, या कितना पेन नॉर्मल है? एक्चुअली पेन इज समथिंग, यू नो, परसेप्शन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग थोड़े पेन को भी ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा पेन हो फिर भी नहीं फील करते हैं, बट पेन होना इज़ नॉट, होता है, ऐसे पेन होता है ड्यूरिंग मेंसेस। थोड़ा बहुत पेन अगर हो रहा है ठीक है, यू कैन गिव ऑफ एंड ऑन, कभी कभी पेन किलर्स ले लिए एंड क्रैम्प्स ठीक हो गए, इट्स ऑल राइट। बट बहुत सिवियर पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि यू हैव टू गो फॉर इंजेक्शंस, यू हैव टू टेक पेन किलर्स वेरी ऑफन, एवरी डे यू हैव टू टेक, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। फिर सम मे बी देयर इज सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, जैसे कभी कभी फाइब्रॉइड्स होते हैं, छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं जो यूट्रस की उस लाइनिंग में होते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, या मसल्स में होते हैं। तो उस टाइम पे जब मेंसेस होते हैं तो बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स अजीब से क्रैम्प्स होते हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, वो उसमें भी पेशेंट्स को ड्यूरिंग मेंसेस पेन बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑल द टाइम वी कैन नॉट इग्नोर इट, राइट। छोटे मोटे पेन आए और क्रैम्प्स ठीक हो गए वंस इन अ वाइल, ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट कंटिन्यूसली पेशेंट इज सफरिंग, वी हैव टू वर्क अपॉन द अंडरलाइंग पैथोलॉजी। हाँ, करेक्ट जी। और पीरियड्स इर्रेगुलर होना, मतलब वो एक बहुत बड़ा हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं, पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए, 2-2 महीने आए नहीं, या फिर आ गए तो 10-10 दिन हो रहे हैं। तो ये इर्रेगुलर पीरियड्स, अभी हम यंग की ही अगर बात करें तो क्या ये फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट डालते हैं? हाँ, इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं, जैसे मेंसेस कभी नहीं आए या आए तो बहुत ज़्यादा आ गए या बहुत लंबा गैप हो गया, तो ये सब इसलिए मेन कारण का ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का खेल ही पूरा नहीं हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, मेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है लॉन्ग टर्म इफेक्ट फर्टिलिटी पे भी करेगा। बट एक बात मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि हमेशा जब मेंसेस इर्रेगुलर हो तो डोंट ऑलवेज, वी शुड नॉट स्टैम्प इट एज अ केस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस और इससे इनफर्टिलिटी ही होगी। नो, इट्स नॉट नेसेसरी वी डू दैट, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड। आप ये देख लो कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, चेंजेस कितने लाइफ में आ रहे हैं। समटाइम्स द फूड पैटर्न जो आपका सडनली बहुत चेंज हो जाता है। अभी प्रेजेंट जनरेशन में आप देखोगे स्मोकिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑल दीज रीजंस कैन ऑल्सो लीड टू इरेगुलर पीरियड्स। तो हम सिर्फ ये स्टैम्प कर दें कि नहीं ये तो सिर्फ हॉर्मोन्स का ही गड़बड़ी चल रही है, ऐसे नहीं। वी हैव टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट कि भाई ऐसा कुछ तो नहीं रिसेंटली चल रहा है जो आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, या कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आपके हुए हैं। और दूसरी बात, वी कैन ऑल्सो टेक हिस्ट्री ऑफ थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। इसमें भी मेंसेस बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। आपने सुना होगा प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बढ़ जाता है, इन दैट केसेस आल्सो मेंसेस इरेगुलर, एमेनोरिया हो जाता है, मेंसेस नहीं आते हैं। समटाइम्स यू नो, ये कोई पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, अब मान लो उसकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का ही पेशेंट है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई,
उसको डॉक्टर्स ब्लड थिनर्स डाल देते हैं ना। जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं उनको रेगुलर मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं, बिकॉज ब्लड थिनर्स वो ले रहे हैं ना, तो मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं मेडिकेशन की वजह से। सम पेशेंट्स आर ऑन स्टेरॉइड्स, they may also have irregular menses. So always stamping it as a case कि hormonal imbalance या नहीं, take the history of the patient properly. You get the clinch the diagnosis. अब ये है कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं, endometriosis, इसकी वजह से भी irregular menses होते हैं। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं कि पीरियड्स में स्पेसिफिकली कुछ डाइट का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, अगर इस पे आप थोड़ा सा बताएं। पीरियड्स देखो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, इट्स नथिंग अबनॉर्मल। तो डाइट जो नॉर्मल घर में जो सब लोग ले रहे हैं वही ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई भी जब वैसे भी विदाउट पीरियड ऑल्सो डाइट आपकी जो हो उसमें कार्ब्स कम हो, प्रोटीन हाई हो, फाइबर डाइट हो, फैट लेस हो। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। सप्लीमेंट्स वगैरह आप लेते रहें। अगर आपको लगता है कि फ्लो आपकी ज़्यादा है तो नॉट ओनली ड्यूरिंग पीरियड्स आयरन पे फोकस करें। जो आयरन कंटेनिंग फूड हैं जैसे कि गुड़ है, चना है, इस तरह की जो सिंपल चीज़ें हम कहते हैं प्रेगनेंसी में भी पेशेंट्स को लेने के लिए, गुड़ खाओ, चने खाओ, सो दैट आयरन बढ़ेगा। दिस शुड बी नॉट ओनली ड्यूरिंग द पीरियड्स, थ्रू आउट द मंथ, सो दैट व्हेन यू हैव पीरियड्स, जब आपके पीरियड्स आते हैं, अगर इन केस फ्लो ज़्यादा हो रहा है, यू आर एबल टू कोप अप विद इट। आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी, कोई चक्कर नहीं आएगा। आप देखोगे कई बार पेशेंट्स जो हमारे PCOS के पेशेंट्स होते हैं उनमें वेट एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम शुरू से ही हम इस बात को रेगुलेट कर दें पेशेंट्स को कि टेक हेल्दी डाइट, जो लो कैलोरीज वाली डाइट है, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन थ्रू आउट लेना है, नॉट कि वो 7 दिन के लिए ध्यान रखना है, नॉट ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम। वो 7 दिन अच्छे से जाएं, इसके लिए पूरा पहले से ही मुझे लगता है कि तैयारी रखें जी। और पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग और बहुत लोग कहते हैं क्लॉटिंग हो रही है, वो क्या चीज़ है और उसे कैसे डील करें? हैवी ब्लीडिंग जैसे पेशेंट्स को अगर मान लो छोटे मोटे क्लॉट्स आ रहे हैं वंस इन अ वाइल, कभी कभी आए क्लॉट्स, नथिंग मच टू वरी, दैट मे बी अ नॉर्मल फिनोमिनन। राइट। कभी ओकेजनली कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, जैसे मैंने बताया एनवायरनमेंट चेंज, स्ट्रेस हुआ, कुछ हुआ, तो दैट इज़ वंस इन अ वाइल, इट्स ऑलराइट। बट वंस आई हैड टोल्ड यू बिफोर कि जैसे अगर आपको पैड्स बार बार चेंज करना पड़ रहा है कि हर 2 घंटे पे यू आर हैविंग टू गेट चेंज द पैड, क्लॉट्स बड़े बड़े आ रहे हैं, तो पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। एंड इफ दिस फिनोमिनन कंटिन्यूज एवरी मंथ, फिर तो और भी बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाएगा, चक्कर आएंगे। तो इन दिस केसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई ना कोई पैथोलॉजी है जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, चेक कराएं कि व्हाट इज़ द रीज़न why you're having so much clots. Maybe some fibroids, maybe endometriosis, or maybe some medical disorder like thyroid की तरह कुछ हो सकता है जो underlying है, पड़ा हुआ है. So that is not to be neglected. That is right. It's a good suggestion. अब मेरा थोड़ा सा questions जो है वो change करेंगे हम, थोड़ा प्रेगनेंसी की तरफ या मदरहुड जब लेडीज ने अचीव करना है तो तब उस समय उनका क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी से जो है अचीव करने से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले कोई ऐसा चेकअप इम्पोर्टेंट है लेडीज को करवा लेना चाहिए? Now it's becoming very important कि आजकल मैरिड कपल्स जो होते हैं या कपल्स हु वांट टू प्लान प्रेगनेंसी, वो काउंसलिंग के लिए आते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं जी, कि बिकॉज वो चाहते हैं, कई बार तो ये सारे रूटीन टेस्ट तो करवाते ही हैं, उसके अलावा क्रोमोसोमल एनॉमलीज आगे फ्यूचर बच्चे में ना हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना आए, उसकी भी काउंसलिंग होती है, उसकी भी कैरियोटाइपिंग टेस्टिंग ऑफ बोथ द पार्टनर्स, मेल एंड द फीमेल पार्टनर का होता है। दिस इज एंड वी गिव देम जो काउंसलिंग के पहले, जब मैरिज कंसेप्शन के पहले जो हमारे पास आते हैं उनको हम फॉलिक एसिड पे डालते हैं। अगर आप फॉलिक एसिड पे डाल देते हो पेशेंट को एटलीस्ट 2 months 6 weeks to 2 months बिफोर कंसेप्शन, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक और होता है, प्रॉब्लम आती है बच्चे के, जिसमें स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन एंड स्पाइन में एक प्रॉब्लम होती है। दैट कैन बी अवॉइडेड, जस्ट एक फॉलिक एसिड की गोली रोज फॉर 6 weeks to 2 months। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो कई बार सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट होती है, एट 13-14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जाकर डिटेक्ट होती है। दैट कैन बी सो इजिली अवॉइडेड। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग अगर पेशेंट्स कपल्स कराते हैं ना, इट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, दे कैन अवॉइड मेनी सच प्रॉब्लम्स। अगर मान लो थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है, वी कैन गेट द, हमारा एक टारगेट होता है कि थायराइड जब पेशेंट कंसीव करे तो उसका TSH जो है 2.54 पे उसको लिमिट करें। मान लो किसी को थायराइड की दवाई चल रही है
वो 50 mg लेती थी और उसका 10-12 चल रहा है। नॉर्मल लाइफ में 5-6 तक TSH will not create any problem, but pregnancy our target is कि हम प्रेगनेंसी स्टार्ट ही करें 2.54 पर और हम थायराइड की दवाइयों का डोज बढ़ाते जाएं टू मेंटेन इट 2.54 थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ताकि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहे। सो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब एक कपल हमारे पास आता है कि भाई हमें काउंसलिंग करानी है, नाउ वी वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी। दैट इज़ अ वेरी गुड मूव जी ऑन द पार्ट। बहुत अच्छी बात है, आज की जनरेशन अगर ये कर रही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ प्लान करने से पहले डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, तो आप कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा। ट्रू। और जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस होती है, थकावट सा महसूस होता है, वो क्या सिम्टम्स हैं और उसे कैसे कोप करें कि समझे कि ये होता ही है? प्रेगनेंसी इज़ नथिंग टू जिसमें आपको अपने को सज़ा समझनी चाहिए। इट्स अ ये कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड आई प्रेफर कि ऑल द पेशेंट्स शुड एंजॉय देयर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सारी ज़िंदगी याद रखें और खुश रहें कि यस आई वॉज प्रेग्नेंट, आई डिलीवर्ड अ बेबी। वो एक खुशी का चीज़ होनी चाहिए हर लेडी की लाइफ में। सो ये जो मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है ना, इनकी हमारे पास मेडिसिन हैं, ठीक है ना। एंड कुछ तो डाइट पे उनका ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें ना ले जिनसे उनको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, नॉसिया हो रहा है, काफ़ी लॉन्ग आवर्स फास्टिंग ना रहे, एडिक्वेट वाटर लेते रहें, तो इससे दे कैन अवॉइड द मॉर्निंग सिकनेस। लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग जिनकी भी रहेगी वो रिपीटेडली वॉमिटिंग और करते जाते हैं, और एक बार वॉमिटिंग शुरू हो जाती है ना, फिर गैस्ट्राइटिस इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो इंजेक्शंस लगाओ या टैबलेट्स तो तभी ठीक होते हैं। एंड नाउ वी हैव वेरी गुड मेडिसिन्स फॉर मॉर्निंग सिकनेस, फॉर वॉमिटिंग, एंड दे आर वेरी सेफ मेडिसिन्स। हम मेडिसिन्स देते हैं पेशेंट्स को, हम उनको समझाते हैं कि ये सज़ा नहीं है, एन्जॉय योर प्रेगनेंसी, एन्जॉय एवरी डे ऑफ योर प्रेगनेंसी, यू आर नॉट सिक, यू आर नॉट सिक, बीमारी नहीं हो गई है, बीमारी नहीं है, यू हैव टू एंजॉय दिस। लाइफ में 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसको एंजॉय करो, एंड नॉट अ सिंगल, एटलीस्ट आई टेल माई पेशेंट्स, डोंट वॉमिट इन अ सिंगल टाइम। इफ यू नीड मेडिसिन टेक इट वंस और ट्वाइस डेली, बिकॉज ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। दैट्स गुड, दैट्स नाइस। तो क्यों उस चीज़ को पेन बनाना है जब वो प्लेजर हो सकता है। और पोस्ट प्रेगनेंसी में बॉडी को कैसे हेल्दी रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेट गेन हो जाता है, उसे वेट लॉस पर टारगेट करना है, एनर्जी वापस रीगेन करनी है, तो ये क्या इसमें भी मेडिसिन ही हेल्प करेंगी? नॉर्मली क्या होता है, जैसे बेबी डिलीवर हो गया तो इमीडिएटली कुछ तो वेट लॉस ऑन द स्पॉट सेम डे हो जाता है, बेबी निकलता है, प्लेसेंटा आउट होता है, जो लाइक करे वो निकलता है, लॉस हो गया, बॉडी का वेट होता है। फिर ग्रेजुअली विथ टाइम मदर्स को बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो लैक्टेशन पे चली जाती है, बच्चे को फीड कर, एंड लैक्टेशन आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीड करना मदर के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेबी को फीड करे, अपने ही फीड पर रखें, हो सके तो 1 साल तक। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी फास्टिंग करें और वेट लॉस करें, लेट इट बी अ ग्रेजुअल प्रोसीजर, लेट इट बी ओवर 6 to 8 months, 10 months और इन अ ईयर, कोई बात नहीं। कुछ दिन वेट अगर आपका ज़्यादा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट बी इन अ हरी, बिकॉज उस बच्चे को आपके दूध की ज़रूरत है। वो बच्चा आपका दूध पी के बहुत गेन करता है लाइफ में आगे चल के, बिकॉज जो इन्फेंसी में ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, वो कभी फ्यूचर में नहीं होता है। तो मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट इन्फेंसी में होता है, इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। सो आई वुड सजेस्ट डोंट रश ऑन योर कि हमें वेट लॉस करना ही करना, लेट इट बी अ ग्रेजुअल प्रोसीजर। एंड समटाइम्स यू विल सी दैट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी मदर्स को थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा मूड स्विंग्स, चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड बेबी ब्लूज जिसे हम कहते हैं। एंड दैट टाइम दे नीड एन इमोशनल सपोर्ट, यू नो। उसमें हस्बैंड की सपोर्ट, इन लॉज की सपोर्ट, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज सडनली उसके लाइफ में एक बेबी आया, एक चेंज तो आ गया। पर मैंने आजकल सुना है कि जो लेडीज हैं डिलीवरी के बाद इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और डिप्रेशन में जाने लग गए हैं। हाँ, इमोशनली लेबाइल हो जाते हैं ये पेशेंट्स, बिकॉज दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ, सडनली अचानक में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वो बच्चा है ना, जो पहले फर्स्ट 3 months बच्चा क्या करता है, दिन में जगता है, रात में जगता है और दिन में सोता है। मदर की साइकिल को सडनली उसने डिप्रेस्ड हो गई, मदर स्लीप डिप्राइव्ड हो गई, शी वाज स्लीपिंग थ्रू आउट द डे एंड नाइट, शी वाज गेटिंग सो मच रेस्ट। अब क्या हुआ, सडनली थिंग्स हैव ऑल चेंज्ड, तो शी फील्स समथिंग अनयूजुअल हैज हैपेंड। लेकिन आजकल इफ यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द हस्बैंड, इन लॉज है, आपके पेरेंट्स हैं, सब मिलके अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ये बेबी ब्लूज वगैरह भी वैनिश हो जाते हैं, एंड बेबी को एक्सेप्ट कर लेते हो फिर आप, एंड यू फील कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ।
एंड ये जो अबनॉर्मल साइकिल है बेबी की ना, ये 3 मंथ्स होती है। उसके बाद बच्चा जो है वो रात में सोता है, दिन में ही जगता है। बिल्कुल, ठीक है ना, फिर वो रूटीन सेट हो जाता है। सो डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इन अ हरी एंड बेबी नीड्स दैट केयर, यू नो। ट्रू, आप इस बच्चे को लाए उस दुनिया में तो केयर फॉर दैट बेबी। फिर उसके बाद ये है जैसे कि डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान हुई होती है जी। तो उस टाइम इसलिए प्रॉपर फूड डाइट उनकी चलती रहनी चाहिए। कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कैल्शियम इज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि बेबी को फीड करते रहते हो। राइट। जो लोग बेबी को फीड करते हैं उनके तो मेंसेस नॉर्मली आते नहीं है, मतलब इसको एमेनोरिया जिसे कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। सो दैट टाइम चांसेस ये है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी इवन इफ यू आर इंटीमेट विद योर हस्बैंड जी, बट नेवर टेक इट एज अ गारंटी कि अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हो, मेंसेस नहीं आ रहे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज सम टाइम्स ओव्यूलेशन हो जाती है जी। उसमें कभी पता चलता है कि हाय अब तो यू हैव बिकम प्रेग्नेंट बिकॉज यू डिड नॉट यूज द कॉन्ट्रासेप्शन जो आपके डॉक्टर ने बताया था। एंड दोज हु डोंट फीड उनके तो मेंसेस अपने आप ही आ जाते हैं अराउंड 8 वीक्स के बाद, आफ्टर द डिलीवरी 8 वीक्स के बाद। और जो कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि आफ्टर डिलीवरी तो एब्डोमिनल वॉल लैक्स हो जाती है थोड़ी, वो भी आफ्टर एक्सरसाइजेस वगैरह की रिटर्न हो जाती है। तो वो इतना कोई घबराने की कंडीशन नहीं है, आप आराम से पहले इस फेज को एंजॉय करें और बाद में आ जाओ शेप में। एंजॉय द ग्रोइंग अप ऑफ द चाइल्ड, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। राइट। डॉक्टर सीमा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारे पास बोला जाता है, मैं खुद भी इसको हमने फील किया है कि लेडीज़ में यूटीआई का जो है इन्फेक्शन, ये यूटीआई बहुत कॉमन रहता है और बार बार ये होता रहता है। इसके क्या कारण हैं और क्या वेजाइनल इचिंग हमेशा यूटीआई की वजह से ही होती है या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? यूटीआई इज मतलब यूरिन में इन्फेक्शन की बात आप कर रहे हो, जैसे यूरिन में जो पस सेल्स होते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स में कंप्लेन ये होती है बिकॉज एडिक्वेट वाटर इनटेक नहीं होता है। एंड डाइट भी कई बार ऐसी होती है जो जिसमें मिर्च मसाला वगैरह ज़्यादा हो, उससे भी होता है। कॉमन टॉयलेट यूज जब करते हैं पेशेंट्स ना, जैसे वर्क प्लेस में वो जाते हैं ना, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि वो जो वेस्टर्न टॉयलेट्स है उनको यूज़ करो ना, तो कॉमन टॉयलेट प्लेस यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम आती है। एंड हमारी यंग जनरेशन में आपने देखा होगा कि ये वॉश वगैरह यूज करते हैं, विच आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। मैं आने वाली थी कि हार्ड सोप से क्लीन करना या वॉश यूज करना, ये भी दिस इज नॉट, आई डोंट रिकमेंड इट बिकॉज ये क्या होता है कि जो हमारा वजाइनल फ्लोरा जो है उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, हार्मलेस भी होते हैं। जो हार्मफुल है उनकी तो कोई बात नहीं, बट जो यूजफुल बैक्टीरिया जो वहाँ पड़े हुए हैं, अगर आप बार बार वॉश करते हो तो द पीएच चेंज हो जाता है वजाइना का, तो इवन द यूजफुल बैक्टीरिया विच जो फ्लोरा वहाँ पे रहने वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन दैट केस तो वजाइनल एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो ऑल्टर हो जाती है एंड ड्राइनेस डेवलप होती है, वजाइनाइटिस डेवलप होती है, बार बार इन्फेक्शन होती है। एंड यूरिन इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स, दिस लीड्स टू वजाइनल इन्फेक्शन ऑल्सो। वाई? बिकॉज जो यूरेथ्रा है, जो फीमेल यूरेथ्रा एंड द वजाइना, दे आर इन सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी, so any urine infection be easily transmitted to the vagina। तो यूटीआई होने का कारण ये जो हो गया, कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करना, कम पानी पीना। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप सोचते हो नहीं पानी नहीं पीती हूँ, चलो आई विल नॉट बी, आई डोंट हैव अ प्लेस टू इवैक्यूएट, कहाँ पे जाके इवैक्यूएट करूँगी ब्लैडर, सो लेट मी पोस्टपोन माई इवैक्यूएशन। उसमें भी यूरिन इकट्ठा हो जाता है, उसमें यूरिन पसल्स बन जाते हैं, तो रिकरेंट यूटीआई होता रहता है। एंड यूटीआई अगेन फिर कैन कॉज वजाइनाइटिस ऑल्सो, वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइनल डिस्चार्ज भी आ जाता है, फिर आने लगता है। तो ये जो इचिंग है, वजाइना का इचिंग है, ये वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वजाइनल इन्फेक्शन से होता है। जैसे कि जो आपने सुना होगा, पेशेंट्स कहते हैं कि डिस्चार्ज आ रहा है। हाँ, मैं उस पर भी पूछना था कि डिस्चार्ज के क्वेश्चन जो होता है बहुत सारे, कि वाइट डिस्चार्ज है, हमें ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाटरी डिस्चार्ज है, ये क्या सिम्टम्स हैं, क्या चीज़ हैं ये, और इनको अगर आप अलग अलग करके बताएं तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। एक्चुअली डिस्चार्ज लेके पेशेंट्स अक्सर आते हैं, एंड इफ़ दे कम एंड से कि सिंपल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, इज़ इट ऑफेंसिव, डज इट हैव बैड स्मेल, इज देयर एनी इचिंग, कोई इचिंग एसोसिएटेड है साथ में जी। तो अगर ये सब हिस्ट्री आप प्रॉपरली लेते हो ना, यू कैन क्लिंच योर डायग्नोसिस कि वेदर इट इज़ अ नॉर्मल डिस्चार्ज और एन अबनॉर्मल डिस्चार्ज। अब जो डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के टाइम पे हो रहा है, मिड साइकिल, अराउंड द 14th-15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन के साथ साथ
वो नॉर्मली हार्मफुल नहीं होता है. वो हैव टू टेल द पेशेंट कि दिस टाइम दिस डिस्चार्ज इज़ नॉट abnormal, ये वाइटिश है, इट हैज़ नो अडोर, इससे कोई इचिंग नहीं होगी, बी काम अबाउट इट एंड इट विल वैनिश, अपने आप से ये चला जाएगा 1-2 दिन में. मेंसेस के पहले भी कभी कभी हल्के से डिस्चार्ज आता है, बट दैट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाई इमीडिएटली मेंसेस, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल. नाउ द पेशेंट कम्स, इफ अगर वो कहती है कि नहीं इट इज़ फाउल स्मेलिंग एंड बहुत इचिंग हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, आई एम नॉट एबल टू सिट, मुझे बार बार वॉशरूम जाके आई हैव टू लाइक स्प्लैश वाटर और समथिंग, देन आपको लगता है नहीं शी नीड्स एन इंटरनल चेकअप. फिर आप चेकअप करते हो, आप नेचर ऑफ डिस्चार्ज देखते हो, वेदर इट इज़ ब्राउनिश, वेदर इट इज़ रेडिश, वेदर इट इज़ ग्रीन कलर या येलोइश कलर, किस कलर का डिस्चार्ज है, व्हाट इज़ द स्मेल लाइक. And by the nature of the color of examination, we can understand curdy white discharge, foul smelling, fungal infection. Agar it is greenish discharge, yellowish discharge, then it is trichomolar infection. Okay. And suppose the patient is saying कि नहीं, I have brownish discharge, menses खत्म हो गए, फिर भी brownish discharge आता जा रहा है. तो it could be some cervical problem, cervix जो बच्चेदानी का मुंह जिसे हम cervix कहते हैं, cervical problem हो सकती है, या uterine lining जो नॉर्मली शेड हो जाना चाहिए था, बंद होने जानी थी ब्लीडिंग, वो होती जा रही है क्योंकि वो उसमें थिकनिंग है, लाइनिंग में थिकनिंग है, हाइपरप्लेशिया है, यूट्रस लाइनिंग में हाइपरप्लेशिया है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है. सो दीज पेशेंट्स जो ये कहते हैं कि नहीं हमारे ब्लडी डिस्चार्ज चलता जा रहा है, स्पॉटिंग चलती जा रही है, नाउ यू हैव टू बी अलर्ट. इनको एडवाइस करना पड़ेगा कि नहीं, यस यू गेट योर टेस्ट डन, गेट एन अल्ट्रासाउंड डन, पैप स्मीयर कराओ. हो सकता है कि कोई सर्वाइकल चेंजेस आ रहे हैं, हमें स्क्रीनिंग करनी होती है ऐसे पेशेंट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, वी क्लिंच देयर डायग्नोसिस. तो मतलब हर डिस्चार्ज को लाइटली नहीं लेना होता, हर डिस्चार्ज को. और ये भी नहीं कोई ज़रूरी कि हर डिस्चार्ज कैंसर ही बन जाएगा, बट सम ऑफ देम आर अलार्मिंग, कुछ अलार्मिंग होते हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए, पैप स्मीयर वगैरह लेना चाहिए, रूल आउट करना चाहिए. यस. तो बहुत सारे लोग एक और चीज़ कंप्लेंट, जैसे आपने लाइनिंग की बात की कि यूट्रस बल्की हो जाता है, तो यूट्रस बल्की से क्या मतलब है? और बहुत लोग मुझे लिख भी देते हैं कि नीचे की तरफ बहुत भारीपन सा फील हो रहा है. उस केस में अक्सर क्या सर्जरी ही सोल्यूशन है या कुछ और तरीके हैं जिससे हो सकता है? जैसे भारीपन महसूस हो रहा है, ये जो पेशेंट कहते हैं ना, कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इनको होता है ना, तो नीचे की तरफ भार पड़ता है, तो ये फील करते हैं कि कुछ आ रहा है, बाहर आ रहा है. हाँ, और कई बार तो सच में प्रोलैप्स होता है. आपने सुना होगा कि यूट्रस इज कमिंग आउट, वजाइना से बाहर आ रहा है, आई कैन फील समथिंग कमिंग आउट. फिर हम जब इंटरनल चेकअप करते हैं तो हम देखते हैं कि यस देयर इज समथिंग प्रोलैप्स. अगर कुछ प्रोलैप्स है एज सच क्लियरली इट्स सीइंग, यू आर सीइंग इट, तो उसका रिपेयर करना ज़रूरी होता है. बिल्कुल. एज के हिसाब से, व्हाट इज़ द एज, उसके हिसाब से व्हाट सर्जरी वी हैव टू डू, वो प्लान करना पड़ता है. एल्डरली पेशेंट है फिर तो यू हैव टू टेक आउट द यूट्रस, एंड साथ में रेक्टोसील सिस्टोसील जो होती है, जो ब्लैडर और रेक्टम प्रोलैप्स कर रहे हैं, उसका हमें रिपेयर करना पड़ता है. एंड अदरवाइज इफ इट इज सिंपल यूटीआई वगैरह की वजह से भार पड़ रहा है, वो तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा. मान लो किसी बड़े फाइब्रॉइड की वजह से वो भार पड़ रहा है, उसका ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. राइट. और बल्कि यूट्रस में भी यूट्रस रिमूव ही करना पड़ता है. बल्कि यूट्रस नॉट ऑलवेज कि बल्कि यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा, उसमें भी हमें फॉलो अप पे रखना है पेशेंट को. अगर कोई मान लो एडोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, इस तरह की प्रॉब्लम है, एंड दैट इज क्रिएटिंग इरेगुलर पीरियड्स फॉर द पेशेंट, पेशेंट की लाइफ इज नॉट ठीक स्मूथ नहीं चल रही है, बिकॉज ऑफ द बल्की यूट्रस, शी इज हैविंग रेगुलर मेंसेस होते जा रहे हैं, ऑफ एंड ऑन ब्लीड करती जा रही है, एंड शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन, शी मे नीड. बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, ऐसी बात नहीं कि रिमूव ही करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. राइट. तो बहुत से, अब मैं फाइब्रॉइड और सिस्ट जो हमारे मेजर क्वेश्चंस होते हैं लेडीज के, उस पर आऊंगी. और एक और चीज उससे भी पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो पेरीमेनोपॉज फेज है, मेनोपॉज है, पोस्ट मेनोपॉज है, ये कब से शुरू हो जाते हैं सारे फेजेस, क्या ड्यूरेशन है, क्या फर्क है, क्या प्रिकॉशन है, मतलब इस सारे फेजेस को आप अगर अच्छे से समझा दे तो. देखो व्हाट इज मेनोपॉज, अगर आपके मेंसेस 1 साल तक नहीं आए हैं, दैट इज मेनोपॉज. राइट. बट व्हाट इज पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज आने के पहले 4-5 साल पहले से ही ना बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कई स्मार्ट जो इंटेलिजेंट फीमेल्स है, दे अंडरस्टैंड कि कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, एंड सम नीड टू बी काउंसल्ड एंड टोल्ड कि हाँ ये सारे चेंजेस चल रहे हैं. वो क्या होता है कि मेंसेस इरेगुलर होने लगते हैं. दिस स्टार्ट्स ऑलमोस्ट 4-5 years बिफोर मेनोपॉज हैज कम एक्चुअली.
ओके, दे स्टार्ट हैविंग इरेगुलर पीरियड्स, कभी आ रहे मेंसेस, कभी नहीं आ रहे, कभी हैवी फ्लो चल रही है, तो ये सारी इरेगुलरिटी आ जाती, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हॉट फ्लशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत हो जाती है, रात में सोते सोते पेशेंट पसीना पसीना हो जाता है, भाई नाइट स्वेट्स इतने ज्यादा क्यों है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, तो नहीं हो रहा। ये हो चुका है, मेरे पेशेंट के साथ हो चुका है। वन नाइट शी केम, शी सेड डॉक्टर मैं तो गई थी हीरो डीएमसी चली गई, वहां पे चेक कराया, सब कुछ नॉर्मल था। तो मैंने पूछा कब से ये सारा हो रहा है, शी सेड कि ऑफ एंड ऑन होता है। देन आई हैड टू काउंसिल हर एंड टेल कि ठीक है चलो अच्छी बात है, यू गॉट ऑल योर टेस्ट्स डन, बट दिस इज पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, वजाइनल ड्राइनेस होने लगती है, बॉडी शेप में भी कुछ चेंज आता है, हिप्स बढ़ गए या शोल्डर बढ़ गए, वाइडनिंग ऑफ द हिप्स होती है, और बोन वीकनेस आ जाती है। हाँ जी, ये सारी चीजें होती है। डिक्रीज लिबिडो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल लाइफ, ये सारी चेंजेस होने लगते हैं। these things start in the perimenopausal period itself। अभी मेनोपॉज आने में 1 साल बाकी है, ये सब चल रहा है। कई फीमेल्स तो इसको दे टैकल इट इजीली, बट कई लोग तो डिप्रेशन में चली जाती है, भाई हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। जी जी। यहाँ पे क्या होता है ना, जो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, हस्बैंड का या फैमिली मेंबर्स का, उनका बहुत सपोर्ट सिस्टम इनका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि दे नीड टू बी कि यस ये नखड़े नहीं कर रही हैं, एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, यू नो, दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम, जिसके साथ हमें इनको काउंसलिंग करानी है, इनको समझाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे, एंड ये जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, जो मेनोपॉज जब हो जाता है तब भी ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, एंड पोस्ट मेनोपॉज हो जाने के बाद up to 65 years of age also you can have these symptoms. These are called the post menopausal symptoms. मतलब आप समझ लो वो लेडी around 65 years तक she may be undergoing all these symptoms. A long period जिसमें आप 15-20 साल का लंबा पीरियड है, when she experiences all these menopausal, perimenopausal, menopausal and postmenopausal symptoms, she has a tough life. जी बिल्कुल। तो उसमें अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, काउंसलिंग होती है उसकी, she starts accepting her life. ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें कुछ नहीं है, अब जब आपने सारे टेस्ट करा लिए, आपको पता चल गया, देखो आप टेस्ट तो करवा ही लेते हैं हम इसलिए कि कोई कार्डियक कोई सिम्टम्स ना हो रहा है, मान लो कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उसकी वजह से उसको स्वेटिंग हो रही है, नाइट स्वेट्स वगैरह आ रहे हैं, या पैल्पिटेशंस हो रही है, हम सोच के बैठ जाएं कि पेरीमेनोपॉजल ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू रूल आउट, वी हैव टू स्टैम्प इट कि पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं। उसके बाद तो फिर उनको फिर तो आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जस्ट एक्सप्लेन इट टू देम, ठीक है दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हर लेडी के लाइफ में आएगा, एंड नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, चेंज योर लाइफस्टाइल। मान लो आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, आपको लगता है गर्मी लगती है, आप डोंट वेयर क्लोथ्स, हैवी क्लोथ्स मत पहनो, वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। बिल्कुल, योर अपने स्टाइल के कपड़े पहनो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कपड़े पहनो, वही खाना खाओ जो आपको सूट करता है। आप एसी में बैठो, ठंडा पानी पियो, टेक दोस बेवरेजेस व्हिच यू आर कंफर्टेबल विद। इट्स नॉट एसेंशियल कि आप सबके हिसाब से काम करो। गो फॉर मेडिटेशन, योगा, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प देम अ लॉट, एंड दिस क्रिएट्स अ मिरेकल, ये देखा गया है। और उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए नथिंग एबनॉर्मल इज हैपनिंग विद यू, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड यू नो दे एक्सेप्ट इट सो ग्रेसफुली ना। मैंने अपने पेशेंट्स में ट्राई किया है विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड ये एंड दे रियली मैनेज वेल, उनके फूड पे आप एम्फेसिस डालो। अब जैसे कई बार पेशेंट्स का क्या होता है ना कि इतनी ज्यादा हार्मोनल सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स जो मेनोपॉजल सिम्टम्स, कि इनको इन सब चीजों से काम नहीं चलता है, उन्हें हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, जो एस्ट्रोजन होता है ना। बट व्हाट हैपेंस, एस्ट्रोजन इज नॉट वेरी सेफ अनलेस आपने सारा वर्कअप कर लिया, कार्डियक एंड एवरीथिंग वर्कअप कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, अब हम हार्मोन्स स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी जो एस्ट्रोजन हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म हार्ट पे इफेक्ट आता है, कई बार पैरों में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, डीवीटी हो जाती है। तो आई स्पेसिफिकली आई एम्फसाइज मोर ऑन प्लांट एस्ट्रोजेंस, प्लांट एस्ट्रोजेंस, फाइटोएस्ट्रोजेंस, राइट, जो आइसोफ्लेवोन्स है ना, वो हम उनकी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत करती हूँ, I tried my best. I try always my best कि फाइटोएस्ट्रोजन से काम चल जाए, काउंसलिंग से काम चल जाए, लाइफ मॉडिफिकेशन से काम चल जाए। तो आइसोफ्लेवोन्स पे कुछ नहीं, आप योगर्ट, एप्पल्स, बेरीज, फ्लैक्स सीड्स, अपनी जो इस तरह के आइसोफ्लेवोन्स वाली चीजें हैं 40 मिलीग्राम ट्वाइस डेली लेनी है। वो किसी भी मात्रा में, सिंपल समझ लो, आप सोयाबीन्स बॉईल करके ले लिया 100 ग्राम से एक बार, और एक बार आपने टोफू ले लिया दिन में 2 बार, ये चीज है। तो आइसोफ्लेवोन्स आपके एडिक्वेट मात्रा में अपनी बॉडी में चला जा रहा है। सो
तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, कुछ जरूरी नहीं है यू हैव टू डिपेंड ऑन मेडिसिन। हाँ, मुझे आपको बुलाने का पर्पस यही था बिकॉज आई नो यू पर्सनली के एक होता है कि डॉक्टर के पास गए मतलब आपको कुछ ना कुछ दवाइयां ही मिलेंगी, एक होता है कि आपको अच्छी सलाह मिलेगी। नहीं, आई सजेस्ट कि आइसोफ्लेवोन्स पे ले, फाइटोएस्ट्रोजेंस पे डिपेंड करें। आई बिलीव इन दैट। सो दैट्स नाइस। सो पेरीमेनोपॉज फेज जो है इसका मतलब हम जनरली कहें, क्या ये जनरलाइज किया जा सकता है कि 40 के बाद शुरू हो जाता है या किसी के लाइफ में 45? क्योंकि आजकल मेरे पास तो बहुत सारे 38, 35 वाले भी पेरीमेनोपॉज में एंटर हो रहे हैं। यू आर राइट, ऐसा होता है। नॉर्मली एज 45 के बाद ही स्टार्ट होता है, बट आई हैव सीन पेशेंट्स कमिंग 38 पे, 39 पे सिम्टम्स हो रहे हैं, बट वही काउंसलिंग करनी है उनकी। अब मैं वापस आऊँगी अपने फाइब्रॉइड और सिस्ट वाले क्वेश्चन पे। वो आप ज़रूर हेल्प करें लोगों की कि फाइब्रॉइड अक्सर आजकल लेडीज़ को ये कंप्लेंट हो रही है कि बन रहे हैं फाइब्रॉइड्स। कितना साइज़ तक हम उसे नॉर्मल समझें या कोई भी नॉर्मल नहीं है, या कितने साइज़ को फाइब्रॉइड को हम समझें कि भाई ये तो सर्जरी से करवाना ही पड़ेगा आउट। और एक और बहुत बड़ा जो लोगों को वहम है कि फाइब्रॉइड मतलब कैंसर। अच्छा, सो ये पहले आप ज़रूर क्लियर कीजिए। देखो, फाइब्रॉइड है, पहले ये बता दूं कि कैंसर, फाइब्रॉइड डज नॉट मीन कि कैंसर ही होगा जी। फाइब्रॉइड्स है, ट्यूमर्स ही हैं, बिनाइन ट्यूमर्स हैं जी। और अगर इनका साइज 2 सेंटीमीटर्स तक है किसी भी लोकेशन पे जी, मल्टीपल भी हो, 2 सेंटीमीटर के मल्टीपल भी पड़े हैं, इफ़ दे आर नॉट बॉदरिंग यू, आपके मेंसेस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, आपको पेन नहीं हो रही है, उसमें कोई डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं दिख रहे हैं जी, लीव देम एट एज सच, राइट। जस्ट कीप द पेशेंट अंडर फॉलो अप। ओके, वो आपके पास कुछ मंथ्स के बाद आते रहते हैं, आप स्कैन कराते हो, ये सारी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी से होता है जी। तो फाइब्रॉइड का साइज एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी से बढ़ा हुआ है। अब जैसे से आपकी एज होगी, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी जैसे कम होगी, फाइब्रॉइड का साइज भी कम होना चाहिए। बिल्कुल। एंड सो लॉन्ग इट इज नॉट बॉदरिंग यू, इट इज नॉट क्रिएटिंग इरेगुलर मेंसेस जी, और कोई चेंजेस उसमें नहीं आ रहे हैं, यू कैन जस्ट बी रिमेन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर, ठीक है ना। बट समटाइम्स क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, या रेयरली ये होता है कि सार्कोमेटस चेंजेस आते हैं फाइब्रॉइड्स में, रेयरली, बट नॉट ऑल। राइट। सो ये कहना कि हर फाइब्रॉइड कैंसर ही बन जाएगा, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। एंड अब हम सिस्ट की बात करते हैं। हाँ, सपोज वी हैव सिस्ट। अब जैसे कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे ना कभी, तो देखोगे सिस्ट कभी ना कभी लिख के आएगी कि सिस्ट है 2 सेंटीमीटर से 3 से। नो, हर सिस्ट ही गड़बड़ है या कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, मोस्ट ऑफ द सिस्ट्स आर फंक्शनल सिस्ट्स। फंक्शनल इन द सेंस कि जैसे हमारे बॉडी में मेंसेस जब आते हैं तो हार्मोन्स राइज करते, पीक पे जाते, फिर डाउन आते, उसी के हिसाब से उन्हीं हार्मोन्स के रिलेटेड ये सिस्ट का साइज भी बढ़ता है और फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन भी करता है। तो अगर आप फॉलोअप स्कैन कराओगे ना, आप देखोगे वो सिस्ट जो फंक्शनल सिस्ट रही, वो वैनिश हो चुकी होगी। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ द स्कैन, कब आपने स्कैन कराया है। हाँ। तो फंक्शनल सिस्ट विल वेरी, बट ऑल सिस्ट आर नॉट फंक्शनल अगेन। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई सिस्ट हो जो वो ब्लड वाली, और जो ये फंक्शनल सिस्ट सिंपल सिस्ट होती है ना, ये पानी वाली होती है, और मोस्टली ये 5 सेंटीमीटर के नीचे होती है, राइट। बट अगर कोई सिस्ट है, बड़ी है, 7-8 सेंटीमीटर्स की है, साइज बेशक पानी वाली हो बट बड़ी है, तो इसमें क्या खतरा रहता है, ये टॉर्शन हो सकता है, ये घूम सकती हैं, ये पेन करती हैं। तो इफ़ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन, और अल्ट्रासाउंड में आप देख रहे हो बड़ी सिस्ट है, इसमें कभी भी टॉर्शन हो सकता है, कभी भी ये रप्चर कर सकती है, तो फिर उस पेशेंट को मेडिकल अटेंशन चाहिए। या कोई ब्लड सिस्ट है जी, ब्लड सिस्ट जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, ये एंडोमेट्रियोसिस में होती है जी, चॉकलेट सिस्ट, उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, होती है, ठीक है। कभी कभी सिस्ट जो होती है ना, वो होती बिनाइन है, कैंसरस नहीं होती है, बट साइज इतना बड़ा हो जाता है। मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जिनका एपिगैस्ट्रिक रीजन तक साइज बढ़ के चला गया, 9 सेंटीमीटर। यस, 9 सेंटीमीटर। दिस वाज 30, अराउंड 30 सेंटीमीटर्स, जस्ट व्हिच आई ऑपरेटेड। एंड शी हैड, उसको क्या होता था कि वो खाना ही नहीं हजम होता था। सिस्ट पड़ी हुई है, बट वो जब कहे खाना खाती हूँ, हजम नहीं होता है। तो हजम, बिकॉज द सिस्ट वाज टेकिंग द स्पेस, वो सारी फूड पाइप प्रेस हो जा रही थी ऑब्वियसली। तो उसके केस में सिस्ट निकालना जरूरी था। तो कौन से सिस्ट को निकालना है और हर सिस्ट को हमें निकालना नहीं निकालना है देख के, अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट ही करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ, तो जनरली एक और क्वेश्चन जो मुझे जनरली सीमा जी आता है दिमाग में कि लेडीज को अपना रूटीन चेकअप में कौन कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करती हैं, स्पेशली लेडीज हु आर इन पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज में, हाउ ऑफ्टन दे शुड गेट इट डन? आई वुड सजेस्ट कि ये जो
हम पैप स्मीयर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रूटीन टेस्ट फर्स्ट। ये जैसे पहले हम हीमोग्लोबिन कराते हैं, प्लेटलेट कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शंस करा लिया, शुगर करा लिया, इफ डायबिटिक हिस्ट्री है तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है उसका चेक रखते हैं कि वेदर इट इज विद इन कंट्रोल और नॉट। कोलेस्ट्रॉल, पेरीमेनोपॉजल एज में कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो कार्डियक इफेक्ट्स का आने के चांसेस रहते हैं, शी मैट हैव प्रॉब्लम्स। सो ये सारे रूटीन टेस्ट तो हमने करवाने ही करवाने हर साल साल में एक बार करवा लिया करें। एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अगर आपने सुना होगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी टॉट टू एवरी लेडी कि यू एग्जामिन योर ब्रेस्ट। अगर आपको कोई भी गांठ महसूस होती है, कुछ भी महसूस होता है, गो टू द डॉक्टर, गेट अ चेकअप डन, और जरूरत पड़े तो सोनोमेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कुछ भी करवा ले टू सी कि कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। एंड नेक्स्ट कमिंग टू, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, मदर की या किसी की हिस्ट्री है जिसमें ओवेरियन कैंसर रहा है या ब्रेस्ट कैंसर रहा है या यूट्राइन कैंसर रहा है, देन डेफिनेटली टॉक टू योर डॉक्टर। टेल योर डॉक्टर कि ऐसी हिस्ट्री मेरी रही है। मे बी आपको कोई सिम्टम्स ना हो, बट एटलीस्ट डॉक्टर विल बी विजिलेंट, और आप कोई भी सिम्टम ऐसा बताते हो जो उसके साथ कोरिलेट करता है, डॉक्टर विल गेट यू टेस्टेड फॉर दैट, सो दैट आप ऑल्सो यू ऑल्सो नॉट इन द सेम लाइन एज व्हाट द अदर्स हैव अंडरगॉन। एंड नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पैप स्मीयर जिसे हम कहते हैं ना। पैप स्मीयर तो नॉट ओनली पेरीमेनोपॉज, अब तो ये एडवाइज्ड है कि पैप स्मीयर रूटीनली कराया जाए 21 ईयर्स ऑनवर्ड्स। अच्छा, यस, 21 ईयर्स ऑनवर्ड्स। वैसे तो 30 पे हम कराना शुरू करते हैं, बट 21 टू 39 ईयर्स, 29 ईयर्स पे भी आप कराएं पैप स्मीयर। इससे क्या होता है, स्क्रीनिंग हो जाती है, बिकॉज हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर इज वेरी कॉमन। आपने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर, एवरी 2 मिनट्स पे एक लेडी डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। देयर इज अ बिग बर्डन ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ सर्वाइकल डेथ्स। तो अगर हम ये रेगुलर स्क्रीनिंग मतलब कि हमने पहले से ही देख लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, अगर हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं, वी कैन रिड्यूस दिस बर्डन टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो स्क्रीनिंग जरूर कराएं, पैप स्मीयर कराएं to every 3 years. And कभी इसको हम लोग को टेस्ट भी कराते हैं with HPV DNA, you know, जिसमें हम कुछ वायरसेस पकड़ते हैं, 16, 18 वायरस, ये कैंसर्स करते हैं। तो इफ वी डू दिस टेस्ट विद HPV DNA कंबाइन करो तो फिर 5 साल पे करा सकते हो। अगर आप नेगेटिव आ गए तो 5 साल पे रिपीट कराए। अगर सिर्फ पैप स्मीयर करा रहे हो, क्योंकि HPV DNA कभी थोड़ा महंगा होता है, तो आप सिर्फ पैप करा रहे हो तो गेट इट डन एवरी 3 years। रादर 65 ईयर्स तक हम रिकमेंड करते हैं। और 65 अगर नहीं कराना चाह रहा है पेशेंट 65 पे, तो आप उनसे पूछ लो कि लास्ट कंसेक्यूटिव 3 पैप स्मीयर्स आपके नेगेटिव थे। आप रिपोर्ट देखते हो, लास्ट कंसेक्यूटिव 3 पैप स्मीयर्स अगर नेगेटिव थे, ठीक है, डोंट वरी, देन चांसेस आर वेरी रेयर। हाँ, चलो, दैट्स अ गुड थिंग। बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया। एक और जो बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है लोगों को कि PCOD हो गया है या PCOS हो गया है, ये क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे डील करें? आजकल तो यंग बच्चियों में भी ये देखने को मिला है। मतलब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 25-26 में PCOS है या PCOD है, और फिर कंसेप्शन मुश्किल हो जाता है। सो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? क्या ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है? PCOD, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें मेंसेस इरेगुलर रहते हैं। जी हाँ। एंड कुछ हार्मोन्स बॉडी में डिरेंज रहते हैं, जैसे FSH, LH, एंड्रोजन, ये सारे हार्मोन्स आउट ऑफ मात्रा डिस्प्रोपोर्शनेट रहते हैं। एंड जब हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं तो इनके फॉलिकल्स में जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो नंबर एक्सेसिव रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक, बिकॉज बहुत सारे सिस्ट्स हैं इन द ओवरी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या तो 2 चीज़ इसमें कॉमन रहती है पेशेंट में, ये जिससे हम डायग्नोज करते हैं। एंड दीज पेशेंट्स प्रेजेंट विद इरेगुलर मेंसेस। इनके मेंसेस बहुत इरेगुलर होते हैं, कभी कभी मेंसेस चलते ही जाते हैं, हैवी मेंसेस आते हैं, कभी मेंसेस आते नहीं हैं। तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो हार्मोन्स जो बॉडी में एक्सेस पड़े हुए हैं, इससे क्या है, इनकी ओवुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये अंडे बनते तो हैं, बट ये मैच्योर एग्स नहीं होते हैं, और हुए भी तो ओवुलेशन नहीं होती है। तो अगर ओवुलेशन नहीं होगी तो साइकिल्स, कई बार एमेनोरिया में चले जाते हैं पेशेंट्स, मेंसेस नहीं आते हैं, और जिनके मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे उनको फिर प्रेगनेंसी में भी बहुत दिक्कत आती है। और कुछ हार्मोन्स जो बॉडी में, जैसे एंड्रोजन रिलीज होता है बॉडी में, उससे क्या होता है कि जो बॉडी फैट इंक्रीज होता है, एंड लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर दे माइट डेवलप
डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं या हाइपरटेंशन हो सकता है। तो थोड़ा इनकी ट्रीटमेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ट्रीट करना, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन ट्रीटमेंट के साथ इन्हें लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन कराया जाए, जिसमें इन्हें कहा जाता है 2 तरह के पीसीओएस पेशेंट्स होते हैं। एक होते हैं वेट, जिनका वेट ज़्यादा होता है, और एक लीन पीसीओएस भी होते हैं। ओके, अच्छा। वेट जिनका ज़्यादा है जी, उनके आप डाइट पे फोकस करें, उन्हें कह दें कि लो कार्ब्स वाली डाइट ले, फैट कम हो, हाई प्रोटीन डाइट हो, फाइबर ज़्यादा हो, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, हो सके तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कर लें। एंड यू विल सी कि अगर एक पीसीओडी पेशेंट जो है, जिसका जो ओवरवेट या ओबीज है, अगर उसने 5% वेट भी रिड्यूस कर लिया तो ठीक हो जाता है, तो उसकी साइकिल्स ओवुलेटरी हो जाती है और मेंसेस आने लगते हैं। दैट इज अ वेरी dramatic change which we have seen in practice also. अभी मैंने पूछा क्या ये लाइफस्टाइल की वजह से है? तो majorly it means it is because of lifestyle. Lean patients जो होते हैं PCOS वाले, उनको भी आप सेम एडवाइस ही देते हो कि they have to be particular about their lifestyle. They will also start having their menses regularly. और इनका क्या है कि प्रेगनेंसी में दिक्कत थोड़ी आती है, बट यही है कि भाई सब सारी चीज़ें अगर हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट कर दिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो दे कंसीव ऑल्सो। बट ओनली थोड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कंसेप्शन में थोड़ी देर आती है, इनफर्टिलिटी का दौर थोड़ा ज़्यादा लंबा रहता है इनका। एंड वंस दे कंसीव दे मे हैव चांसेस ऑफ अबॉर्शन, मे हैव इफ दे आर अंडर नॉट गुड सुपरविजन। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज या हाइपरटेंशन भी डेवलप कर सकते हैं। सो थोड़ा सा दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आई थिंक बट इट इज नथिंग, पीसीओडी ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इट इज विद इन कंट्रोल, इट कैन बी मैनेज्ड वेरी इजीली विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेरी इजीली। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच। मैं अब लास्ट में आपको कहूँगी कि आप लेडीज़ को एक लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें उनकी हेल्थ को लेकर, क्योंकि हम शुरू से मेंसेस को बहुत भयंकर मानते रहे कि ये आ गई, ये प्रॉब्लम हो गई, अब जाते हुए को तो और भी ज़्यादा दिक्कतें देकर जाती है। तो क्या एक मैसेज है लेडी के लिए कि अपनी लाइफ को हम थ्रू आउट जिएं, काटे नहीं जिएं, उसके लिए आप ज़रूर कुछ एंड में कहिए प्लीज़। हमारी फीमेल्स जो हैं दे आर द बेस्ट एंड परफेक्ट एवरीवेयर। यस, वर्क प्लेस दे आर द बेस्ट परफेक्ट, दे आर द बेस्ट मदर्स, दे ट्राई टू बी द बेस्ट मदर्स, they are try to be the best wives, they want to be perfect everywhere, they are perfectionists basically. But इस perfection में कभी कभी क्या होता है ना, they ignore their problems. But my suggestion would be that in spite of your busy life, try to छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो भी हो उनको इग्नोर ना करें। एंड अगर कोई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, कोई भी दिक्कत हो रही है, विजिट योर डॉक्टर, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लो, ठीक है ना, सो दैट यू रिमेन द बेस्ट ऑलवेज इन एवरी टाइम। वेरी ट्रू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस मैसेज और आपके समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।